मुंबई। आखिर क्यों कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट भारत में हुआ? भारत में क्यों तबाही मची हुई है? भारत में क्यों हाहाकार मचा हुआ है? भारत में क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है? भारत में क्यों दवाइयों की कमी हो रही है? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तबाही जिस राज्य में हुआ है महाराष्ट्र में, और अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश चला गया है। दिल्ली की हालत खराब है। कर्नाटका में मरीजों की संख्या जो नए आ रहे हैं वह डराने वाले हैं। क्यों इतना भयंकर विस्फोट क्यों हुआ? क्यों हुआ? जानते हैं वजह जानेंगे। वजह अगर समझ में आएगा तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अगर इसकी वजह लोग जान जाएंगे तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। भारत में कोरोना के इतने भयंकर विस्फोट होने की वजह क्या है? आज जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ही केंद्र सरकार को जितने उसकी अदालतों में रिट पिटीशन दाखिल हुआ है, जितने भी रिट पिटीशन दाखिल हुए हैं, याचिकाएं जितनी भी जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं, उसमें केंद्र सरकार को अपना पक्षकार बनने के लिए निर्देश दिया है, बात कही है, सुझाव दिया है। नहीं तो कोरोना का यह बम विस्फोट अभी क्या जब तीसरा लहर आएगा तो तबाही का बहुत बड़ा मंजर होगा, और हमें अभी से सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। सबक लेना होगा दूसरी लहर से, सबक लेना होगा इस कोरोना की भयंकर महामारी से। भारत देश को समझने की जरूरत है। आखिर क्यों कोरोना के इतना बड़ा भयंकर विस्फोट भारत में ही क्यों? तबाही भारत में ही क्यों? पहले तो आंकड़े देश में हम 18वें नंबर पे थे, 20वें नंबर पे थे, फिर चौथे नंबर पे आए। आज रोज मरीजों की संख्या जो आ रही है वो पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे चले गए। मरने वालों की संख्या जो रोज मरने वालों की संख्या है उसमें हम नंबर 1 पे चले गए। भारत में इस तबाही का भयंकर स्वरूप और भी आएगा, और भी हो सकता है, अगर हम अभी भी नहीं समझे, अगर हम अभी भी नहीं सबक लेंगे तो फिर इस तबाही से बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मैं सच बोल रहा हूं। हमने बहुत कुछ आंकड़े देखे, उनका सर्वे किया, उसका आकलन किया, इसलिए मैं आज बोलने के लिए आया हूं। समझ में आने के बाद दिमाग में एक अजीब सी तनाव हुआ, दिमाग में एक अजीब सा भूचाल आया। इस तबाही के पीछे असली वजह है हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की घनी आबादी। चाइना की आबादी भी हमारे ही बराबर है, लेकिन वहां पे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां आबादी घनी नहीं है। लेकिन हमारे पास, हम बता रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोज जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो हमारे देश में हो रहा है। रसिया में रोज जो हो रहा है वो आंकड़े बहुत कम है। वहां पर अभी तक मात्र 83,60,000 लोगों को वैक्सीन लगा है।
वो 25% पे पहुंच गए। अफ्रीका में रोज, अमेरिका में रोज 11 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, और उनकी वैक्सीनेशन की जो प्रतिशत संख्या है वो 93% पहुंच गया है। इजराइल में मात्र 50 लाख लोगों को लगा है वैक्सीन, और 56% लोगों को लग चुका, कोरोना से मुक्त भी हो चुका है वो। ब्रिटेन में 1 करोड़ 68 लाख लोगों को वैक्सीन लगा है, 25% से ज्यादा लोगों को वहां वैक्सीन लग चुका। सबका परसेंटेज देखिए, 25% से नीचे कोई नहीं है। लेकिन इंडिया में 12%। हम बोलेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा कम वैक्सीन लगी है क्या? नहीं, इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा, यानी 16 करोड़ 81 लाख 94 हजार लोगों को वैक्सीन लग चुका है अब तक। 16 करोड़, मतलब हम अमेरिका के भी ज्यादा हैं। अमेरिका में 11 करोड़ और हमारे यहां 16 करोड़ 81 लाख, मतलब लगभग 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। फिर भी हमारे यहां 12% लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लगा है। अंदाजा लगाइए साहब, जब हम 40% से ज्यादा वैक्सीन लगाने की क्षमता लग जाएंगे, तब देश में कोरोना की लहर की रफ्तार कम हो जाएगी, खतरा कम हो जाएगा। और 40-50% वैक्सीन लगाने का मतलब कि हमें अभी कम से कम 3 महीने 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तीसरी लहर का क्या आगाज होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के 12 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। कल खुद जयंत पाटिल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि सोलापुर में और कई जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार ने लॉकडाउन का शब्द इस्तेमाल करने के बजाय पूर्ण पाबंदी का इस्तेमाल किया था। लेकिन आखिर कोरोना के मार के चलते सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और कंप्लीट लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल उनके मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। और 12 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन की लगभग लगा दिया, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सांगली, सातारा, सोलापुर, अहमदनगर, पुणे, अभी और जिलों में 15 तारीख के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बता दिया। और कई स्टेट में, उत्तर प्रदेश में बता दूं कि स्थिति ऐसी हो रही है कि पूरे स्टेट में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है कभी भी। कभी भी मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। हमारे सहयोगियों के द्वारा जब भी किसी के बात होती उत्तर प्रदेश में, तो यही खबर आती कि उनके संपर्क में कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग गुजर गए। मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में दिन रात बढ़ती जा रही है। आंकड़े हम दिखाएंगे, कहां कितने लोग मर रहे हैं और क्या आंकड़े का प्रतिशत है, यह भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन आज जो डिबेट का मुद्दा है कि अगर जनसंख्या पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो कोरोना ही नहीं, कितनी भी जो भी महामारियां आएंगी, यह देश उबर नहीं पाएगा साहब। कोरोना ने तो तबाही मचाई दी। इसने इस देश को, देश की सरकारों को और देश की जनता को, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, जो बड़े बड़े जानकार लोग हैं, उनको भी सबको सबक दे दिया कि अब मंथन की जरूरत है। अब तक हम सीओ को लेकर के बवाल मचा रहे थे, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त से सख्त जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए केंद्र सरकार को अपने याचिका, जितनी याचिकाएं हुई हैं, उसमें पक्षकार बनने के लिए सलाह दिया है। हम दो हमारे दो, इस पर काम करने की जरूरत अब आ गई है। हमारे भारत में पूरी दुनिया की 2% भूमि है, 2% जगह हमारे पास है, और आबादी का बोझ हमारे ऊपर 18%, यानी 137 करोड़।
जगह हमारे पास पूरी दुनिया का 2% है और आबादी पूरी दुनिया का हमारे यहां 18% है, 18% है। तो अब इस हिसाब से हम देश में कैसे, कोई भी सरकार हो, कितनी भी सुविधाएं कर ले, पूरी दुनिया मदद कर ले, लेकिन हम तबाही से रोक नहीं पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी डिबेट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनाथ तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अरविंद सिंह जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ जुड़े हुए निखिल मोरसावाला जी, मेट्रो मुंबई के एसोसिएट डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम कुमार पाल जी, भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पारसनाथ तिवारी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भरत प्रजापति, कांग्रेस पार्टी से। रमेश गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश गायकवाड़ जी आरपीआई के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम बता दें कि 7 तारीख से मेट्रो मुंबई का मिशन मिल्क शुरू हो चुका है और कल भी हमारी टीम घर घर जाकर के, मतलब फुटपाथ में रहने वाले हर झोपड़े में, हर चौराहे पर, हर गलियों में जा करके लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध बांटा और उसमें जो अनुभव किया, जो एहसास हुआ, उसकी एक झलक हम थोड़ा यहां पे दिखाते हैं कि सड़क पर बच्चे, दूध पीते बच्चे, जिनके लिए जिनका आंगन होता ही नहीं साहब, जिनकी बालकनी होती ही नहीं, जिनका छत क्या होता है उनको पता ही नहीं, शायद उन्हें नहीं पता कि ये पतरे का छत होता है, प्लास्टिक का छत होता है, या कंक्रीट का छत होता है, या संगमरमर की छत होती है। कहां क्या होता है दुनिया। छोटे से बच्चों को यह भी नहीं पता कि लॉकडाउन चीज है क्या, कोरोना है क्या, लेकिन उन्हें यह पता 2 दिन में चल गया कि दूध की थैली क्या होती है। दूध की थैली क्या होती है। मां का दूध पीने वाले बच्चों को बाहरी दूध का अंदाजा लगा जब मेट्रो मुंबई की टीम उनके हाथों में दूध की थैलियां पकड़ाई। एक रिपोर्ट देखते हैं, एक रिपोर्ट कल के दूध वितरण के बाद जो मेट्रो मुंबई की टीम ने एहसास किया, अनुभव लिया, उस अनुभव की एक झलक। भूख से बिलखती इस मासूम को नहीं पता क्या होता है लॉकडाउन। आवाज बढ़ाइए थोड़ा। भूख लगने पर रोना और दूध मिलने पर चुप हो जाना ही शायद ये जानती है। ध्यान से देखिए भूख से बिलखती इस नन्ही जान को। माँ के हाथों में दूध का पाउच देखकर ही कैसे खामोश हो गई। मानो भगवान ने उसकी सुन ली और दूध सीधे उसकी माँ के हाथों में पहुँचा दिया। सड़क किनारे फुटपाथ पर बसे इन बेघरों के लिए लॉकडाउन में जीना दुभर हो गया। बड़े तो जैसे तैसे अपने भोजन का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन इस नन्ही सी जान जैसी सैकड़ों हजारों जिंदगियां को मेट्रो मुंबई जैसी कई मिशन मिल्क की शिद्दत से जरूरत है। देर रात तक मेट्रो मुंबई की गाड़ियों से दूध आने का इंतजार और मेट्रो मुंबई की गाड़ी देखते ही लाचार माँ का अपने बच्चों के साथ उठना, दौड़कर दूध की पाउच थामना जितना इनके लिए सुकून देने वाला है, उससे कई ज्यादा खुशी मेट्रो मुंबई के मिशन मिल्क कार्यकर्ताओं को होती है। रोजाना दिन ढलते ही दूध से भरी थैलियों के साथ मेट्रो मुंबई का सफर शुरू होता है मासूम बच्चों की तलाश में, ताकि कोई भी मासूम भूखा ना सोए। मेट्रो मुंबई की टीम को देखते ही खुशी से हाथ हिलाना, तोतली आवाज में थैंक यू बोलना कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। शब्द मायने नहीं रखते जब नन्हे मुन्ने की आवाज दिल से निकलती है, क्योंकि गरीब बच्चे होते ही ऐसे हैं। इन बच्चों पर किसी ने क्या खूब कहा है, राहों में कांटे थे फिर भी चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था साहब, हर दर्द में जीना सीख गया। कैमरा पर्सन स्वाति द्विवेदी के साथ मेट्रो मुंबई के लिए प्रीति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निखिल जी,
आंखों से आंसू छलक आते हैं। आंखों से आंसू आ जाते हैं साहब। निखिल जी की आवाज। ये सब देख के तो क्या कहें साहब, क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ रो सकते हैं और भगवान को यही हाथ जोड़ के बोले कि भाई कुछ करिए कि हम सब कुछ कर पाए इन गरीबों के लिए, जो भी हो सकता है, जो हमारे शक्ति है वो सब लगा के हम इस महामारी के खतरे से निकल जाए। धन्यवाद। राम कुमार पाल जी, एक गाना मुझे याद आता है, भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पीकर सो जाते हैं। बहुत मशहूर गाना था। बताइए एक लाइन दो लाइन, फिर हम डिबेट पे आएंगे। ज्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि अगर हम बहुत कुछ दिखाएंगे तो शायद यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए सिर्फ रोने के सिवा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमें डिबेट के मुद्दे पर भी बात करनी है। राम कुमार जी। देखिए, लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, तो आप स्वयं अपनी आंखों से और अपने शरीर से देखें कि बहुत कुछ क्या हो गया। आखिर क्यों ये छूटे रह गए? इनके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का नजर क्यों नहीं है साहब? क्योंकि वोट बैंक नहीं है ना, इनका राशन कार्ड नहीं होता, इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, ये तो बेघर हैं। मानव तो है जी, बस यही बात, तो है। यही बात, इंसान, यही बात। इंसान पक्षियों को दाना देता है, इंसान मानव पक्षियों को देता है, मानव तो है। लेकिन राजनेताओं के लिए तो वोट जरूरी है ना साहब? हाँ, सारी पार्टियों को राजनेता है, लेकिन मानवता तो उनमें भी है, दिल रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी रहनी चाहिए। आंख तो उनके पास भी है सर जी। और हमारे यहाँ पे इनका ये है कि विभाग है, जो विभाग के भिखारी, और भिखारी शाला भी है, आश्रम शाला भी है। ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे कोर्ट के पास जाओगे तो भिखारी शाला बनी है, आज से कम 25 साल पहले बनी है जी। तो फंड होगा ना सर जी। जैसे बाल कल्याण के विभाग के अंदर फंड है इनके पास, लेकिन दिल नहीं है, दिल नहीं। चलिए अभी हम थोड़ा सा डिबेट पे आ जाते हैं निखिल राम कुमार पाल जी, क्योंकि शायद लोगों को यह लगेगा कि आदमी सिर्फ रुलाने के लिए ही आता है। सनातन तिवारी जी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर इन बच्चों में भगवान की शक्ल कृष्ण कन्हैया का स्वरूप देख करके अगर हम इनको दूध पिला दें तो मुझे लग रहा है कि किसी को द्वारिका मंदिर या चारों धाम की तीर्थ यात्राएं करने की जरूरत नहीं है साहब। चारों धाम हमारे हर गली कूचे में बस रहा है। महाराष्ट्र सरकार के पास महिला व बाल विकास मंत्रालय है जी, स्वतंत्र मंत्रालय है। ये तो उनका काम था जो आप कर रहे हैं। आप तो बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं। आप भारत के भविष्य की बात चिंता कर रहे हैं। भविष्य यही बच्चे हैं, यही कल के वो मतदाता भी होंगे, यही कल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हैं, यही आपके एरिया के नगर सेवक, विधायक, एमपी सब हैं, डॉक्टर हैं। ये क्यों नहीं सोच पा रही सरकार? क्यों इतने बड़े वर्ग को उपेक्षित रखा? ये दुखद पहलू है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप लोग जितना भी आप लोगों को बधाई दिया जाए वो कम है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो वास्तव में संघ परिवार चाहता है, तो वास्तव में करता आ रहा है। संघ परिवार ये गांव-गांव, जन-जन तक पहुंच के ये काम करता है। आप सब गवाह हैं। शर्मा जी बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगे, मोरसावाला जी के पास भी जानकारी है। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, शिशुशाला जो हमारी है, जो बच्चों को बेसिक शुरुआत से ही उनको प्रशिक्षण मिलता है, आप बच्चों को शुरुआत से ही उन्हें मजबूत बना रहे हैं। आप उनके शुरुआती दिनों को ही मजबूत कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में मैं आपको बधाई दूं। शुभकामना मेरी कि आप उत्तरोत्तर इस काम को करते जाएं और सफल हों। भगवान आप सबको, इनमें जो सहयोगी हैं उन सबको वृद्धि दें, आर्थिक वृद्धि दें, कि वो इसमें और बढ़ चढ़कर आगे आए। यही मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है जी। अब अपने अरविंद जी
बच्चों के लिए फुटपाथ पे जीते हैं, इसलिए इनका न तो आधार कार्ड है, न वोटर कार्ड है, न ये किसी को वोट देने के लिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे राजनेताओं की नजर पड़ते हुए भी नजरिया बदल जाता है। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे एक बिजनेसमैन होता है, जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहीं करता है कुछ जी, उसी तरह से राजनेता भी हैं। लेकिन ऐसे सब नहीं है, कुछ करते भी हैं, काफी कुछ करते हैं। अगर कुछ करते नहीं तो इतना सब कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है देश में। जी जी जी। लेकिन बेसिक नजरिया वही है कि वो वोट नहीं दे सकते हैं, इसलिए बहुत से नेताओं की नजर उन पर नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती। बट ऐसी प्राइवेट संस्थाएं, आप लोग जैसे लोग और पर्सनली भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो जिंदा हैं एटलीस्ट। जी जी जी। पारसनाथ जी कुछ आपके बोलेंगे? काम के लिए बहुत बहुत बधाई, और एक सराहनीय कदम है जो आपसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। जी पारसनाथ जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस नई पहल के लिए धन्यवाद दे दूं, आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं। और जब मानवता का ह्रास होता है चतुर्वेदी जी, तो ऐसे ही विकट समय आते हैं। आज चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे ये नहीं हो, ये किस दिशा में जा रही, इनको पैसा बनाने की क्या ललक लगी हुई है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, न किसी सरकार का नाम ले रहा हूं, और ये सदियों से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है। दिनकर की किसकी कविता थी, ये हमारा ऐसा देश है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, युवती के निज बसन बेच जह कर्ज चुकाए जाते हैं। आज कर्ज चुकाने की जगह पे पेट भरे जाते हैं। जी 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 जी। ऐसी हमारे पास एक दर्शक का मैसेज आया, हमें हेल्प चाहिए सरकार से। मेरी EMI भरनी है, 10 तारीख को EMI भरने के बाद नहीं भर पाए तो उनके घर पर बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है, क्या करेगी सरकार? मैं आपको बताऊं, EMI के लिए मैं कब से लड़ रहा हूं। और एक चीज मैं आपको कई दिन से बताना चाह रहा था, क्योंकि आप ऐसे चैनल ऐसा वो चला रहे हैं कि आपके थ्रू झूठ बात नहीं निकले, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए। मैं 6 साल तक महाराष्ट्र का शुरुआती से सेक्रेटरी रहा, और इसके बाद 7 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा। 3 साल से मैं पद पे नहीं हूँ, और 9 साल तक कंज्यूमर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कस्टडी भवन ऑल इंडिया में हिंदी सलाहकार रहा। आज सामाजिक संस्था के साथ एक पार्टी का लाइलेस सिपाही के नाते मैं बैठा हूँ जी। क्योंकि आप प्रदेश सचिव बोलते हैं, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए को तो सचिव नहीं है, इसलिए ये क्यों बोल रहे हैं जी, समझ रहे नहीं? ये बता देना आपको जरूरी समझता हूँ। तो सबसे बड़ी मानवता है। लेकिन राष्ट्रवादी लॉकडाउन से लेकर राष्ट्रवादी तो आपके दिल में है ना? संस्थापक सदस्य रहेगा, एक मिनिस्टर से ज्यादा हमारा कब्जा है उस पे जी। एक मैं उसके लिए मैं शुरू से हूँ जी। मैं एकदम, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, श्री नारायण जी जानते हैं, कांग्रेस में महाराष्ट्र सेवा दल का, उस समय मैं छोड़ करके साथ में आया। पीछे आपने किसका बैनर लगा करके जिता रहे हैं साहब? हाँ, पीछे आप किसका बैनर लगा करके जिता रहे हैं? मजबूत हाथ करना है। नहीं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी कि लोग यहाँ पे बांट रहे थे। आपने हमारा वीडियो देखा होगा। हम महाराष्ट्र के ग्रामीण गांव जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जा करके जो ये यहाँ वहाँ झुग्गी बना करके रहते हैं, धूप में जो जलते रहते हैं, बरसात में भीगते रहते हैं, ऐसे लोगों को राशन बांटना, ऐसे लोगों को कपड़ा बांटना। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पारसनाथ मुद्दे पे, डिबेट पे। निखिल जी, जनसंख्या अगर नहीं रुकी तो देश की क्या हालत होगी? हमारे यहां अब तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, लेकिन प्रतिशत में सिर्फ 10-12%। अमेरिका में 11 करोड़ वैक्सीन लगाया जा चुका है, प्रतिशत में 99%, 93%। इजराइल में 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगा और प्रतिशत में वहां पे लगभग 56%।
हमारे यहां 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, फिर भी हम 12% पे हैं। तबाही इतनी, दवाओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी, मरने वालों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो तमाम तरीके की पार्टियां सड़क पर आंदोलन के लिए उतर जाती हैं। सीए आया तो हंगामा खड़ा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो पता नहीं। तो अब इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? फिर हम अरविंद सिंह के पास जाएंगे थोड़ा लीगली पॉइंट को लेकर के, फिर पैनलिस्टों से बात करेंगे। निखिल जी बोलिए। मेरे ख्याल से इंद्रपाल जी, ये जो जनसंख्या का जो मुद्दा है, इसके 3 पहलू हैं जी। एक है सामाजिक, एक है आर्थिक जी, और तीसरा है धार्मिक जी। क्योंकि जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे जनसंख्या अगर आपको अगर कंट्रोल करना है तो गर्भपात को लीगल करना जरूरी है। एबॉर्शन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसमें कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, ये समझना जरूरी है। तो बहुत बार क्या होता है समाज में कि जब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि एबॉर्शन कराइए, तो लोग समझते हैं कि शायद ये मेरे धर्म के खिलाफ है, शायद ये प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि हम पैदा, ये प्रोक्रिएशन जो कहते हैं हम कि हम जो बच्चे पैदा करते हैं, ये तो एक नेचुरल चीज है ना, ये तो हमें प्रकृति ने दिया है। तो गर्भपात करने में लोग कभी कभी पाप समझते हैं जी। तो मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जनसंख्या के। पहले तो समझना जरूरी है कि जितनी छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारे सरकार ने मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के टाइम पे कहा था कि हम तो हमारे 2 छोटा परिवार सुखी परिवार, और बहुत ही संजय गांधी के टाइम पे बहुत ही बड़ा एक अभियान चला था, जो कहीं ना कहीं डावाडोल हो गया जो नसबंदी के कारण, और जो अलग अलग मुद्दे उस वक्त हुए उसमें जाके कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। आपके पूरे आर्थिक व्यवस्था पे जो प्रेशर आता है, जैसे हमने इस महामारी में देखा कि 138 करोड़ जनसंख्या को हम वैक्सीनेशन देंगे कैसे, कितने साल लगेंगे? अगर आपके पास वैक्सीनेशन हो भी, समझो आपने प्रोड्यूस भी कर दिया, लेकिन उस लगाने के लिए उसका जो पूरा एक जो प्रोसीजर होता है वो कितना टाइम लगेगा? 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई दो राय है ही नहीं कि जनसंख्या पे कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें सामाजिक जो मुद्दे हैं और धार्मिक जो मुद्दे हैं, वो जो समाज के लीडर हैं, जो हमारे धार्मिक लीडर्स हैं, इनको अपनी जो कम्युनिटी है इसमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। और ये देखना भी बहुत जरूरी है कि हमारे देश में अगर 138 करोड़ आबादी है तो हम इसको यहीं रोक दें हमारा। और दूसरी बात यह है इंद्रपाल जी की, जो हेल्थ केयर के जो सेक्टर है हमारा, इंडिया का डेथ जो एक एवरेज लाइफ स्पैन जो पहले था, वो मुझे याद है स्वतंत्र के टाइम पे 53-54 साल का था, यानी आदमी सिर्फ 53 साल जीता था। अब जो लाइफ स्पैन है इंडिया में वो 72 तक चली गई है, यानी हम जीते भी ज्यादा है। तो जब हम ज्यादा जीते हैं, जब लाइफ स्पैन बढ़ती है और बर्थ रेट भी कम नहीं होता है, तो आपका पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ता है, ज्योमेट्रिकली बढ़ता है। जी। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सामाजिक तत्वों को देख के, धार्मिक तत्वों को देख के और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते जी। अरविंद सिंह जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून सीए हुआ तो दिल्ली में आंदोलन हो गए। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को अगर लागू करेंगे तो कितने हाय तौबा होगी। और लेकिन कोरोना ने यह सिखा दिया कि इस पर विचार करना तो अब जरूरी है। सुप्रीम अदालतों को भी अब इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ समस्या ये है ना कि जब हम कोई भी कानून लाते हैं तो एक धर्म विशेष जो है उसके विरोध में उतर आता है। अभी आप एनआरसी और ये सब की बात कर लीजिए, तो ये हो गया कि ये तो हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने के लिए किया जा रहा है, ये तो इसलिए किया जा रहा है। साजिश, हर चीज में इनको साजिश नजर आती है। और ये एक काला सच है कि किसी जमाने में इंदिरा जी ने जो नसबंदी का करवाई थी, लोगों की जबरदस्ती पकड़ के करवाई गई थी, तो किस धर्म विशेष की कराई गई और किस धर्म विशेष को छूने की भी इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये सब जानते हैं। आज अगर आप कोई अरविंद सिंह जी,
निखिल जी ने जैसा बोला कि गर्भपात पे हमें पाबंदियों को हटाना पड़ेगा अगर जनसंख्या नियंत्रण को करना है तो। है वो मेडिकल पाबंदी है कि जैसे कि अगर काफी समय निकल गया है तो माँ को खतरा होता है, इसके लिए वो नहीं करने देते हैं। नहीं साहब, तो नहीं साहब, 2 महीने के बच्चों को भी गर्भपात कराना के लिए कानूनन जुर्म है। जब एक डेवलप हो जाता है बच्चा उसके बाद नहीं, मैंने कहा ना 2 महीने तक, 2 महीने के प्रेगनेंसी को भी गर्भपात कराने, मतलब इवन 10 दिन का भी अगर प्रेगनेंसी है तो गर्भपात कराना कानूनन अपराध है और उसके लिए होता हर जगह है, लेकिन डॉक्टर उसके बदले लाखों रुपए वसूलते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है ये कोई अपराध नहीं है और गर्भपात आप करा सकते हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कराया है और ओपनली बहुत ही मामूली पैसे में कराया है। आपने बहुत साल पहले आपने देखा होगा हर जगह ऐड लगा रहता था, तो ये कानूनी नहीं है। नहीं डॉक्टर चुनाव तिवारी जी बोले नहीं, मैं इसके लिए पूरी तरीके से मैं इसका सर्वे किया हूँ, मैं इसके सर्वे का हुआ। किसी भी हॉस्पिटल में गर्भपात के लिए बाकायदा एमडी को लेकर के परमिशन और बहुत बाकायदा सब कुछ लेना। इवन एक बच्ची का बलात्कार हो गया था, उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा बलात्कार गर्भपात कराने के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो समय और दूसरा रेप में पता नहीं होता कि बाप कौन है, बाप की परमिशन तो चाहिए ना आपको। नहीं, फिर गर्भपात कराने के लिए परमिशन क्यों? माँ क्यों नहीं गर्भपात करा सकती है? नहीं, जब माँ अकेले बच्चा पैदा नहीं करती, बाप की भी मर्जी होती है उसमें, तो दोनों की मर्जी जरूरी है। जब बाप का पता ही नहीं है तो माँ को अकेले लेने का अधिकार तो है ना वकील साहब। इसीलिए उसमें जब समय ज्यादा निकल जाता है और वो इलीगल हो गया और इसे ये कोर्ट के तारीख के चक्कर में समय ज्यादा निकल जाएगा तो उस बच्चे को फिर कबीरदास जी जैसे पैदा करना पड़ेगा अनाथ जैसे, और हर अनाथ बच्चा ऐसे ही रोड पे सड़कों पे मिलेगा। नहीं, उसके कई पहलू हैं, वो अलग से उसका डिस्कशन आपको करना पड़ेगा जी। वो बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं उसमें जी। चुनाव तिवारी जी क्या बोल रहे थे आप? संख्या नियंत्रण कानून हाँ, मैं बता रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? मैं बता रहा हूँ कानूनन गर्भपात अवैध नहीं है, बस वो 8 हफ्ते से के अंदर होना चाहिए, 2 महीने के नीचे का होना चाहिए जी। और कि उससे माँ को खतरा है। नहीं, शर्मा जी सहमत नहीं है, बता रहा हूँ। अरे शर्मा जी सहमत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, गर्भपात अवैध नहीं है। भूगर्भ में हमारे पास इसकी पूरी रिपोर्ट है डॉक्टर चुनाव तिवारी जी। मैं बता रहा हूँ, हमने पूरा इसके ऊपर रिपोर्ट किया है। किसी भी हॉस्पिटल में नहीं अनुमति मिलती है। नहीं भाई, मिलती है, सरकारी अस्पतालों में करा सकते हैं आप। अगर लड़की पेट में है, गर्भलिंग परीक्षण पर प्रतिबंध है, जिसको लेके मुंडे और एक अभियान चला था। मैं बता रहा हूँ माँ और बाप एक साथ मिल करके सरकारी अस्पताल में जाएंगे, पहली बात तो और दूसरी बात की साहब निखिल जी हमारे साथ हैं, सब लोग हैं। एक बात मैं दावे के साथ बोलूंगा, आज के कॉलेजों में पढ़ाई किस तरीके से हो रही है आप जानते हो। हमारे पाश्चात्य संस्कृतियां हमारे अपना ली गई हैं। बच्चे शुरू से ही ओपन कैटेगरी में, ओपन विचारधाराओं में जीना शुरू कर दिए हैं और उसमें कुछ हो जाता है तो उस बच्ची को या तो आत्महत्या करनी पड़ती है या तो फिर उसको बहुत बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। देखिए, जो प्रतिबंध है वो भूगर्भ लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध है। पेट में बच्ची है या बच्चा है, बच्ची मान करके गर्भपात कराने पर प्रतिबंध है। और इसके लिए मेडिकल टर्म्स के लिए किसी भी अवस्था में डॉक्टर मां की रक्षा के लिए गर्भपात करा सकते हैं। वो 6 महीने का, 7 महीने का भी हो सकता है, लेकिन वो सिविल सर्जन डॉक्टर तय करता है। और रही बात अंधाधुंध गर्भपात, खाली वो इसलिए कि लड़कियों भूगर्भ में जो बच्चियां थी, शिशु हत्या होती थी, बच्चियों की हत्या होती थी, उसको रोकने के लिए कठोर प्रतिबंध किए गए हैं। क्लिनिकल रूप में या मतलब माँ बाप की इच्छा से अगर गर्भपात हो रहे हैं तो उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी अस्पतालों में फ्री हो रहा है,
चलिए मुद्दे पे हम आते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या बोलेंगे बताइए। जनसंख्या नियंत्रण सबसे आवश्यक कदम है। तत्काल भारत सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर पहल करना चाहिए। आज हमारे सारे संसाधन चरमरा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है कि अगर आपको 1 किलो की अगर चावल देना है तो 130 करोड़ किलो चावल देना पड़ेगा। उन्हें वितरित करने में क्या समय लग जाएगा, तब तक गरीब तो मर जाए खाने के लिए। तो सबसे पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को पालन नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो उतना ही पैदा करें जितना कि भरण पोषण कर सके। लेकिन साहब हमारी परंपरा चली आती है, बड़े लोग आशीर्वाद देते तो पहले दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, तो रोकना पड़ेगा। अब वो रोकना पड़ेगा। अब आशीर्वाद ऐसा देना पड़ेगा कि जितना खिला सको उतना पैदा करो। जितने को दूध पिला सको, इंद्रपाल जी को दूध पिला। लेकिन अगर इसको धर्म से जोड़ना पड़ेगा, धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो ये अल्लाह और भगवान और प्रकृति की देन है। देखिए, वो जो कहते हैं ऊपर वाला बच्चा देता है, तो ऊपर वाला बच्चा देता सही है, लेकिन चावल और गेहूं देने के लिए मोदी को आना पड़ रहा है। वो मांग क्या रखते हैं, ऑक्सीजन कौन दे, मोदी दे। बच्चा पैदा कौन किया, एक ही है। तो भाई मेरे कुछ तो इस पे संतुलन बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। मेडिकल रीजन का ऑक्सीजन अलग बात है, मैं कॉमन बात की, ऑक्सीजन मुद्दा नहीं है मेरा। मेरा कहना है आप जितना बच्चों नहीं, मैं बोल रहा हूँ साहब, क्यों नहीं मोदी लोकसभा, जनसभा, राज्यसभा में दोनों में मत हो गया, क्यों नहीं ऐसा कर देते कि कोई भी आदमी 2 बच्चे से ज्यादा हो गया तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। देखिए, क्यों नहीं कानून बना दे रहे साहब, क्यों नहीं कानून बना दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून तो छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए कि संसद और विधानसभा चुनाव नगर सेवकों में तो आपने लागू कर दिया है मुंबई में। और कोई भी चुनाव 2 बच्चे से ज्यादा अगर हो गए तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। पहले तो इतना करिए। ये समय आ रहा है, सरकार को करना ही पड़ेगा, वरना भयावह स्थिति हो जाएगी। आ रहा है समय। जी शर्मा जी बोलिए। मोदी सरकार ही करेगा। निखिल जी कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, हाँ बोलिए। जी एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि हमारे पास चाइना का एक एग्जाम्पल है। चाइना ने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट किया 1980 में, और ये 36 साल तक चला, 2016 तक, कि अगर आपके परिवार में अगर एक बच्चा है तो सरकार उसका पूरा जिम्मेदारी, उसके एजुकेशन का, उसके खाने पीने का, उसके रहन सहन का सारी जिम्मेदारी सरकार ने ली। लेकिन अगर आपके परिवार में एक से ज्यादा बच्चा हुआ तो फिर वो सुविधा आपको नहीं मिलती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट चाइना ने किया, बहुत सक्सेसफुली किया उन्होंने। लेकिन साहब चाइना में कम्युनिज्म है, यहाँ पर लोकशाही है। यहाँ पर आप एक बात करेंगे तो एक समुदाय बोलेगा मुझे 4 बीबियां रखने का पावर बनता है, हमें धर्म मिलाव करता है 4 बीबियां रखने का, हमें बच्चे पैदा करने का, हमें एक विशेष ग्रंथ बताता है। अब वहां पे क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो अलग अलग धर्म के लिए लाभ बने हुए हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये सामाजिक जो मुद्दा है उसको जब धार्मिक ट्विस्ट दिया जाता है, जब इसको धार्मिक रूप से देखा जाता है, तब तकलीफ होती है। तो और उसीलिए बंगाल में लोग एकजुट हो गए, और एकजुट होने का नतीजा आपने देखा, मुंह को खानी पड़ी सबको। और ये पहला परीक्षण था, और ऐसे न जाने कितने परीक्षण और अब होने वाले हैं। तो इंद्रपाल जी, एक बड़ा इशू है जी। हाँ, अपने देश में शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी की थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ। इंद्रपाल जी, 2-3 बातें करना चाहूंगा। जैसे कि आपने जो पॉपुलेशन एक्ट से जुड़ी हुई बात में एक प्रेगनेंसी एक्ट का टर्मिनेशन की जो बात की जी, तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जो करेक्शन ये है, मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी गूगल पे ही देख रहा था, तो उसमें ऐसा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें पिछले साल ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक बिल मूव किया, और जिसके अंदर एबॉर्शन का पीरियड उन्होंने 12 हफ्ते से लेकर के 20 हफ्ते तक का रखा हुआ है, और ये परमिशन दे दी गई है। उसके ऊपर के उस टर्मिनेशन के लिए मेडिकल बोर्ड होता है, उस पर परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये एक डाउट आपका मैं क्लियर करना चाहता था, आप सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे जी। दूसरा मुद्दा जो आपने अभी रखा हुआ है
कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, बड़े नेताओं के साथ में हम लोग बैठते हैं या जानकारियां पता चलती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बन के तैयार है। ये बहुत जल्द ही देश में इंट्रोड्यूस करने जाने वाला था। चूंकि दो बातों की वजह से थोड़ा सा देरी हो गई, एक तो किसान आंदोलन के कारण और दूसरा ये कोरोना के कारण। खैर, कोरोना तो ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, आज नहीं कल तो उस पर हम बात कर देंगे। नहीं जाने वाला है साहब, नहीं जाने वाला है। उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे, हम चर्चा बाद में कर लेंगे जी। अब 2-3 बातें आपने की। एक तो आपने सबसे पहले ये बात की डिबेट की शुरुआत में कि हमारा इतना 138 करोड़ की जनसंख्या में हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन कराने के बाद भी आज हमारा कोरोना क्यों बढ़ रहा है। एक बात 12% है। आपने दूसरी कंट्री से आपने कंपेयर किया कि वहां पर अमेरिका की 33 करोड़ की जनसंख्या में 11 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, लगभग 33% के आसपास। आपने 53% लोगों को हो चुका है और इजराइल में 56% को लोग हो चुका है। तो मैं इन शॉर्ट इसमें यही कहूंगा कि यदि आप इन सभी कंट्री से आप कंपेयर करोगे तो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे 28 कंट्री की टोटल पॉपुलेशन अगर आप जोड़ोगे तब वो जाकर के उनकी टोटल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर आती है। वो तो मैंने बताया, मैंने वही बताया कि हमारे यहाँ, हमारे देश में पूरे दुनिया के सारे देशों में से सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे यहाँ लगा है। जरा सुन लीजिए इंद्रपाल जी, इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी हमारे देश में तकलीफ क्यों हुई, उसका मैं रीजन देना चाहूंगा। शायद कुछ लोग आप मेरी बातों से सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। हमारे देश में इनटॉलरेंस वो इस तरीके का है कि जब पिछली बार मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो सारे विपक्षी छाती पीट पीट करके चिल्ला रहे थे, लॉकडाउन लगा करके हमारी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया, बिना दिमाग लगाए बहुत जल्दी इन्होंने कर दिया, देर कर दिया, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ हमेशा मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है। और अब जब मोदी जी ने सारे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में कंटेनमेंट जोन बना करके वहां पे आप डिसाइड करिए कि आपको लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, तो अब यही राहुल बाबा कहते हैं कि हमको लॉकडाउन लगाना बहुत कंपलसरी है। मैं अब जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर आता हूँ इंद्रपाल जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये विरोधियों को पता अंदर से चली गया था, क्योंकि लाल किला से के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने हिंट दे दिया था कि बहुत जल्द हम देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रहे हैं, और इनको पता था कि इस साहसी व्यक्ति ने, इस देश के शूरवीर ने 370 खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया, तो ये जरूर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। तो ये जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के, वोट बैंक के जितने भी लालची लोग हैं, ये सभी पार्टियों के लोगों ने छाती पीट पीट करके रोना शुरू किया और इन्होंने जानबूझ करके किसान आंदोलन को आग लगा दिया। किसान बिल के अंदर कुछ भी नहीं होने के कारण इन लोगों ने इस तरीके से गतिरोध इसलिए लाया हुआ है ताकि आने वाले जो भी बिल हैं, सारे बिल जो है इस बिल के कारण रुक जाए। कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि मोदी के विरोध में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वही काम जब ये सत्ता में आएंगे तो ये वो खुद भी वही करेंगे। जी चलिए, थोड़ा अरविंद जी भाई, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कुछ बोले थे, हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे। अरविंद जी, आप पॉइंट पे बात कर रहे थे कि कुछ लोग इसको अलग भाषा में देखेंगे, कुछ लोग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर तैयार है, जल्दी ही पेश होने वाला है, शर्मा जी ने बोल दिया। लेकिन होगा और वो पास होने की भी उम्मीद है, क्योंकि अभी राज्यसभा में भी सीटें बढ़ गई हैं, अभी मेजोरिटी तो आ जाएगी चारों तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि अगर आप कुछ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके उसको क्रिटिसाइज करना और किसी भी तरीके से उसको रोक देना, एक ही मकसद विपक्ष का रह गया है। विपक्ष इसलिए नहीं होता है कि आप कुछ भी करो सिर्फ उसका विरोध किया जाए, विपक्ष इसलिए होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए। कई बार आप कुछ चीजों की बड़ाई करके भी आप गेन कर सकते हो पॉलिटिक्स में, कुछ चीजों की तारीफ करके भी आप लोगों का वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हो। लेकिन ये कब समझे भी कि विपक्ष समझ में नहीं आता है। इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से
ये जो भी अच्छा काम हो रहा है इसको क्रिटिसाइज करो और लोगों को ये बताओ कि ये तो आपके लिए गलत है। इस तरह की जो मानसिकता है, जब तक विपक्षी दलों में बदलाव नहीं आएगा इस मानसिकता के को लेकर, तब तक आप देश में कुछ भी अच्छा कर लो आपको गाली ही खानी जी। जबकि ये कानून बहुत जरूरी है और हिंदुस्तान जैसे देश में तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप नोट करें तो जो लोग ये कहते हैं कि हमको 4 शादियां अलाउ है या हम बच्चे तो भगवान के अल्लाह की देन है, उसी धर्म विशेष के वर्ग में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है? जनसंख्या की वजह से। जनसंख्या इतनी है कि वो उनको ठीक से न तो एजुकेशन मिलती है और ना ही उनको ठीक से उनको पाला जाता है, और नतीजा ये होता है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम की तरफ वो जाते हैं और इसमें नेताओं का भला होता है। ये नेता, उनके जो नेता है उनको यही समझाते हैं, जानबूझकर समझाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी कौम को मारना है तो उसको अनएजुकेटेड कर दो। अगर वो अनपढ़ रहेगी तो तुम्हारे कदमों में पड़ी रहेगी, अगर वो पढ़ लिख जाएगी, काम धंधे करेगी तो तुम्हारे लिए झंडा लेके दौड़ेगी नहीं जी। यहाँ पे झंडे दौड़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यस। और उनके नेता जानबूझकर ऐसी बातें फैलाते हैं। कॉमन सिविल कोड, ये जो हमारे यहाँ जो इतने सारे कानून बने हुए हैं, जो हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, उन सबको जो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी केंद्र की सरकार से कुछ अपेक्षा करेंगे आप? केंद्र की सरकार से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? केंद्र की सरकार से यही अपेक्षा है कि इन सारे विरोध के बावजूद ये कानून लाएं, उसे पास करें, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। ये एक ऑपरेशन है, एक बीमार व्यक्ति का ऑपरेशन है। ये सरकार करेगी, अच्छा लग रहा है? ऐसा सरकार करेगी, ऐसा लग रहा है? सरकार ने जितने बड़े बड़े फैसले किए और जितनी डेयरिंग की है सरकार ने कई फैसलों में, 370 ले लीजिए चाहे एनआरसी ले लीजिए, उससे हमें उम्मीद है कि ये भी आएगा जी। चलिए पारसनाथ तिवारी जी, थोड़ा शब्द में बोलिए, थोड़ा में, अभी 2-3 लोग और हैं, हमारे पास समय कम है जी। पारसनाथ जी बोलिए। मैं क्या बोलूं सर जी, हम तो चाहते 2 बच्चे नहीं, केवल 1 बच्चे हों। एक बच्चे हो, बिल्कुल एक बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो तो मिलिट्री में चला जाए। जिसको नहीं मिलिट्री नहीं, नेताओं के बच्चे, उस दिन बात हो रही थी कि आप उनका बहुत तारीफ हो गया है, नेताओं के बच्चे यदि मिलिट्री में गए, सेना में गए ना, तो 90% से ज्यादा तो देश को ही बेच डालेंगे, दुश्मन से ही मिल जाएंगे, ऐसा उनका ब्लड गंदा हो चुका है जी। वो बात नहीं है जी। लेकिन रहा सवाल, जब जनसंख्या पे बात हो रही है तो कुछ पक्ष कुछ विपक्ष, यहाँ जनसंख्या पे नियंत्रण इंदिरा गांधी जी ला रही थी। नहीं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा तो आपकी पार्टी साथ देगी, आपकी पार्टी साथ देगी। अगर सबके सहमति से होगा और वो लागू होगा सबके लिए, देश के लिए जो चीज है वो देश के लिए है। नहीं, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाएंगे तो आपकी पार्टी साथ देगी क्या? नहीं, जनसंख्या, देखिए ये मुद्दा जो है, ये विषय पे पार्टी, अगर उनका मुद्दा रहेगा, अगर वो सही रहेगा, सब चीज तो वो अलग करेंगे। अच्छा, अब जनसंख्या नियंत्रण करना है, अब इसमें कौन सी चीज है नियंत्रण का? मतलब 2 बच्चे अगर लगा दिए गए तो आपको, और आप तो एक ही बोल रहे हो। हम तो अभी बोल रहे हैं मोदी जी का पूर्ण बहुमत है, एक शादी करते हुए पूरे देश में एक ही औरत रख सकता है जी। मोदी जी की चलेगी तो बोलेंगे शादी ही मत करो। इतना अभी आप सोचिए, अभी ये लोग बोलेंगे, अभी मैं बोल दूंगा, इतना करोड़ लगा करके हाउस बना, इतना सुझाव आएगा तो इस कानून में से मुसलमानों को निकाल दिया जाए जी। सुनो राम कुमार पाल जी, आप जो बोलते हो, अभी आप बोले 20 हफ्ते तक अलाउ है, 20 हफ्ते 140 होता है गर्भपात का, 4 महीना 5 महीना 4.5 महीना हो जाता है, कौन से कानून में लागू है? आप बताओ मेरे को। आप चैनल पे बैठे हो, कुछ भी बोलोगे, कोई कुछ भी बोलेगा जी। कोई बोल रहा है ये कानून नहीं, वो कानून नहीं, जरा पढ़ो जरा। मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी 3 बजे रात तक खंगालता हूँ सब न्यूज चैनल, जो बोल रहा है वो देखिए वहां पे लिखा हुआ है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, देखिए दिखा रहे हैं
हाँ 24 सप्ताह 24 दिन कितने हुए? कितने उतने दिन 5 महीना का कहीं एबार्सन होता है क्या? आप बताइए मेरे को। अब वो तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल ने बोला है। आप बताइए हर्षवर्धन वो वही बिटिया बखान के करे, बिटिया माई, ये लोग मोदी का बखान और इनका बखान छोड़ बाकी सब सरकारें तो कोई कुछ किया नहीं। जनसंख्या नियंत्रण में बोलिए आप क्या करेंगे, साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उस पे हम बाद में डिबेट कर लेंगे पूरा डेटा के साथ। पारसनाथ जी, उसके ऊपर हम डेटा के साथ डॉक्टरों को बिठा करके पैनल पे बात कर लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पे आप साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रमेश गायकवाड़, चलिए रमेश गायकवाड़ जी का थोड़ा लेते हैं। रमेश गायकवाड़ जी, सरकारों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहले पार्लियामेंट को सुधार लिया जाए, पहले पार्लियामेंट को सुधारना जरूरी है। एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आज के इस चर्चा में काफी सारे लोग अच्छे वकील है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है, तो मैं एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। चतुर्वेदी जी, आपने चलाया है मिल्क मिशन, आपने चला है मिल्क मिशन, भारत देश का यह चित्र विजन जी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर भारत देश के हर बच्चे को दूध अगर हमको देना है, हर बच्चे के सर के ऊपर छत हमको देना है, हर बच्चे को हमको शिक्षा देनी है, तो हमको इक्वालिटी लानी पड़ेगी इस देश में जी, समानता लानी पड़ेगी। ये फिर आर्थिक समानता हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, ये समानता जब तक नहीं आती है भारत देश में, तो हर भारत का हर गली में एक बच्चा दूध के लिए रोता रहेगा जी। इस भारत देश का चित्र ऐसा है चतुर्वेदी जी कि हजारों लीटर दूध, आज धर्म के नाम पर मैं किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस भारत देश की संस्कृति है। आज हजारों लीटर इस देश में मूर्तियों के ऊपर दूध गिराया जाता है, वेस्ट किया जाता है, लेकिन एक मुंबई मेट्रो चैनल के संपादक को आज बंबई शहर के गली में जाकर इस एक बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। ये भारत देश का भीषण चित्र है। जब तक इस भारत देश में जमीनी का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, बैंकों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, हर एक घर में रोजगार नहीं मिलेगा, हर एक घर में शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इस देश का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक चित्र नहीं बदलने वाला है। भारत देश के संविधान ने हर एक को रोजी रोटी का अधिकार दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान का अधिकार दिया है, लेकिन 70 साल से इस देश को चलाने वाले कांग्रेसियों ने भारत देश को नंगा पुंगा देश बना के रखा है। इंग्रज चल जाने के बाद में इस कांग्रेस के राज में कितने हॉस्पिटल बने, कितने कॉलेजेस बने, कितने कपड़ों की मिलें बनी, कितने शुगर फैक्ट्रियां बनी, कितने और मंदिर मस्जिद कितने बने। इसका एजेंडा होना चाहिए। अगर इस देश को बचाना है, आज हमारा भारत देश 60% युवाओं का है। आज भारत देश में जो देश की जो राजनीति, मैं किसी भी पक्ष के बारे में या केंद्र या महाराष्ट्र के सरकार के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मानवता के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूं, भारत देश आज ये सभी जो उद्योगपति है ये चला रहे हैं। आज अंबानी हो, ये अपना बड़े बड़े उद्योगपति हो, ये लोग देश को चला रहे हैं। अपने देश में हजारों एकड़ जमीनें उनके नाम पे है, 100 कॉलेज उनके नाम पे है, लेकिन गरीब लोग आज जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, वो रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। बैंक का केंद्रीकरण हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और इसके वजह से भारत देश में बहुत ही गरीबों की भूखमारी चल रही है। आज भी जाकर देखिए बंबई में अगर ऐसी हालत है, हमें अगर आपने वो चित्र बताया चतुर्वेदी जी, रोना आता है। आज बंबई शहर, ये बंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। अगर ये बंबई शहर में एक झुग्गी झोपड़ी में बच्चा दूध के लिए रो रहा है, लेकिन आज इस ये महाराष्ट्र में बंबई आने के बावजूद आज ये महाराष्ट्र की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए
भले वो केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट की सरकार हो, इन्होंने भारत के संविधान को अंदाज करते हुए उनका अधिकार है कि हर घर घर में रोजगार देना चाहिए और देश हमको बलशाली करने के लिए अगर कोई देश में करोड़ों अब जो अगर लोक संख्या होने के बाद में देश मजबूत नहीं होता है, उसका आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक ये मजबूतीकरण होना चाहिए, तो ही देश मजबूत होगा। दूसरी बात मैंने कहना चाहता हूँ पारसनाथ जी को कि मैंने अगले डिबेट में कहा था कि हर मंत्री और आमदार एमएलए के बच्चों को मिलिट्री में डाला जाए। अभी उन्होंने पारसनाथ जी ने कहा कि भाई अगर नेता के लोगों को मिलिट्री में अगर जाएंगे तो इन लोग देश बेच देंगे। पारसनाथ जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कांग्रेस वालों ने 70 साल पहले बेच दिया है, देश बेच दिया है और अतिरेकी को आने के लिए अंदर मना नहीं कर रहे। अभी हमारे कोई पैनलिस्ट ने बताया था कि जनसंख्या कानून के लिए कांग्रेस का समर्थन है क्या? जनसंख्या कानून के लिए कांग्रेस समर्थन नहीं देगी क्योंकि उनकी राजनीति मुस्लिमों के ऊपर आधारित है, मुस्लिम वोट के ऊपर आधारित है, जिसके घर में 20-20, 25-25 बच्चे होते हैं। अगर कांग्रेस उनके जनसंख्या कानून को सपोर्ट करेगी तो एक दिन में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। मैं मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं धार्मिकता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस भारत देश का जो चित्र है, इस भारत देश में जिसके ऊपर हजारों एकड़ है, 500 एकड़ जमीनें हैं, वो जमीन का बंटवारा होना चाहिए गरीबों के अंदर। जिसके 10-10 कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कारखाने हैं, एक ही घर में अगर 10-10 कॉलेज जाते हैं तो गरीबी का उच्चाटन कैसे होगा? ये मुझको आज अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अगर जनसंख्या लानी है तो हर देश का बच्चा शिक्षित होना चाहिए, रोजगार उनको मिलना चाहिए और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो देश का संविधान सभी धर्मों के हित के लिए लिखा है तो उनको अधिकार देकर हर एक घर के बच्चों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जी भरत प्रजापति जी, कांग्रेस क्या चाहती जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के? सर, इसमें कैसा है कि सबसे पहले तो बीजेपी को तय करना पड़ेगा क्योंकि उनके साथी महाराज ही कहते हैं कि 5-5 बच्चे अब हिंदुओं को पैदा करने पड़ेंगे। तो आपस में ही वो कंफ्यूज है पहले तो कि जनसंख्या कानून हम लाए कि नहीं लाए। तो सबसे पहले उनको आपस में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको इसमें किस तरह का काम करना है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। उस कानून के अंदर कुछ मुद्दे जो ऐसे होते हैं उसका कांग्रेस पार्टी, कौन से मुद्दे, मतलब किसी विशेष समुदाय को धारा से अलग कर देना, कानून से बाहर कर देना, किसानों के मुद्दे पे देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बोलिए ना साहब, आज जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बोल लीजिए। हाँ, जैसे अभी रमेश भाई बता रहे थे कि सरकारी जो उद्योगपति है 500 करोड़ की, वो जब जमीनें सार्वजनिक करनी चाहिए तो ये इनको बता दूं कि ये काम इंदिरा गांधी ने किया था और इसको सरकारी बनाकर लोगों के हित के लिए काम किया था। जो आज मोदी सरकार लोगों से छीनकर उद्योगपतियों के हाथ में दे रही है तो ये उनके पार्टी के सहयोगी है। इस चीज पर उनको ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने हर चीज का समर्थन किया है। दूसरा, लॉकडाउन के बारे में कुछ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब मोदी जी का विरोध किया था तभी 500 केस थे सर, और तभी इन्होंने, राहुल गांधी ने केस नहीं आने के पहले ही बोला था और सचेत किया था। ठीक है, आप उनको कुछ भी नाम से पुकारते हैं वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज के बारे में नहीं कहा आप हमें इस तरह से प्रताड़ित करो। हरदम मोदी जी का उन्होंने रिस्पेक्ट किया है, सम्मान किया है। और इनके जो कानून की बात कर रहे थे, अभी लॉकडाउन की बात करते थे हमारे कोई सहयोगी, कि अभी तो इनको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि 4 लाख के ऊपर केस आ रहे हैं। तब राहुल गांधी ने, विदेशी जो मीडिया है वो भी कह रहा है, और विदेश के जो अपना हेल्थ मिनिस्ट्री WHO जो है वो भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी कह रहा है कि इस तरह की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नीति है, कहने की कुछ और, करने की कुछ और, बोलने की कुछ और। मोदी जी का पूरा ध्यान मोदी महल बनाने में लगा हुआ है। कोरोना के ऊपर उनका, कोरोना से मरीज कितने मर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। और काफी कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है
ये जो हमारे भाई गायकवाड़ जी थे वो भी सहयोगी थे कांग्रेस में, तब उन्होंने विरोध नहीं किया था। मैं उनसे सवाल पूछूंगा तब क्यों नहीं आपकी बात कहा थी कि देश को 70 साल से लूटा जा रहा है, तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे? आप साथ में जब लूट रहे थे तो आप उस लूट के भागीदार थे क्या? आपको कुछ मिल रहा था कि आप नहीं बोल रहे थे? तो क्या है, बोलना और करना बहुत डिफरेंट है। आपको वो टाइम पे आपको अगर जनता से इतनी सहानुभूति थी तो तब आप बोल सकते थे ना, लेकिन आपको सहानुभूति थी नहीं। और आप 25 बच्चों की बात कर रहे हो, आप 5 मुस्लिम के नाम बता दो जिसके 25 बच्चे हैं भारत में। और आज मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेटेड होने लगा है, वो भी समझने लगा है। आज 41 IAS हमारे मिनिस्ट्री में चुन के आए इस बार। तो सर ऐसा नहीं है, वो भी समझ रहे हैं। और जनसंख्या कानून इसके बारे में आप तो मतलब लाया जाए, आप उसके साथ रहेंगे, आप लोग उसके साथ रहेंगे। समर्थन उनको लगा कि देने की शायद देंगे, उसमें कोई गलत चीज नहीं है कि विरोध किया जाए। जी ठीक है, ठीक है। राम कुमार पाल जी, तो आपने आज मुद्दा छेड़ के 1978 की IAS जौहर की याद दिला दी। क्या मिल गया सरकार तुझे नसबंदी पे डिबेट करा के, राम बोलो राम सत्य जय सिया राम। तो ये अभी आपको क्या मिल गया डिबेट करा के, आप देख ही रहे हो। तो कहना ये चाहूंगा कि 2040 में ये लोग दावा करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री होगा, ये इन लोगों की नीयत है और ऐसी इनकी सोच है। और सेकुलरिज्म का वर्ड वापरने वाला वो हर पार्टी का हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम कहता है सिर्फ इस्लाम, और हमारा हिंदू जो अनेक जगह बटा हुआ वही कहता है सेकुलरिज्म। और इस सेकुलरिज्म को आए कितने वर्ष हुए, बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकुलरिज्म का उपयोग नहीं किया था संविधान में, इन लोगों ने लाया। और अगर आपको जनसंख्या कानून पे समर्थन लाना है तो विरोधियों ने मांग करेंगे तब जाके होगा। अगर मोदी ने लाया तो हिंदू 100 मरेंगे और मुस्लिम 25 मरेंगे। ये आप चाहते हैं क्या? ये जो किसान आंदोलन है, अब दंगे से डर कर कुछ नहीं करना है। सुनिए, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए टाल दिया है। अब इससे बड़ा बात क्या चाहिए? किस चीज का आंदोलन है ये जी? जब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, 2 साल के लिए सरकार ने कह दिया हम नहीं लगाएंगे, फिर क्या आंदोलन है उस पर जिक्र करते हैं। तो सोचो इनकी सोच क्या है और इनकी शक्ति और उनकी भक्ति क्या है देश के प्रति। और एक बात और कहना चाहता हूं, देश के इसी महाराष्ट्र के बारामती से आगे चले जाओ, 500, 600, 700, 800 फुट नीचे बोरिंग में पानी लगता है। और हमारे पूर्व कांग्रेस के गृह मंत्री की बिटिया ने अभी परसों से सत्याग्रह चालू कर दिया है कि हमको जल मिलना चाहिए, अजीत दादा पवार जो बंद किया हो हमको दो। भाजपा की बात नहीं करता मैं, तो ये जल संसाधन भी कम हो रहा है, समित संसाधन कम हो रहे, इसके लिए जनसंख्या रोकना अनिवार्य है। और बहुत संसाधनों की चिंता करते हुए, संसाधनों की चिंता करनी है। संसाधनों की हमारे पूरी दुनिया का 2% जमीन हमारे भारत के पास है, जबकि पूरी दुनिया की 18% हिस्सा, पूरी दुनिया का 18% जो जनसंख्या है वो हमारे भारत देश में रहती है। भारत देश में 18% पूरे देश की जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि जमीन हमारे पास पूरी दुनिया का मात्र 2% हिस्सा ही हमारे भारत देश के पास है। अब समझ सकते हैं कि संसाधन कितना बढ़ सकता है, कितना इसके ऊपर और विस्फोट होगा। कोरोना ने सबक सिखा दिया है। अब सबको साथ में मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। दंगे फसाद से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही त्राहिमाम होते रहेंगे, ऐसे ही हाहाकार होता रहेगा अगर हम अब भी नहीं चेते तो अब सरकारों को भी और आम नागरिकों को भी अब खुलकर सामने आना होगा और जनसंख्या पर लगाम लगानी पड़ेगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिएगा मेट्रो मुंबई। कल शाम 5 बजे फिर आपने से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।